चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको हम जब तक योगेश मेहता वापस जुड़ेंगे हमारे साथ, उससे पहले हम आपको बता दें कि बाजार क्या मान के चल रहा है, आरबीआई पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है इस बार। जी हाँ, आपने भी सुना होगा 25 बेसिस पॉइंट हाइक आएगा, लेकिन कमेंट्री में क्या ढूंढेगा बाजार सुनना क्या चाहेगा, ये हम हर्ष से जान लेते हैं। उसके बाद लौट के फंडामेंटल चार्ट करेंगे और स्टॉक पिक्स के बारे में बात करेंगे। हर्ष बताइए। जी हाँ, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है आरबीआई की, वो डिसाइड करेगी कि रेट्स आगे जाके किधर जाते हैं, और हमारा पोल इंडिकेट करता है कि रेट्स बढ़ेंगे 0.25% से। तो अब जो रेपो रेट है वो 6.25% से 6.5% पे जाएगा, उससे इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बोरोइंग रेट्स पे। पर देखते हैं लार्जली कि ये डिसीजन क्यों आएगा। इन्फ्लेशन घट रहा है, बट फिर भी जो आरबीआई का टारगेट है 4%, उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। इन्फ्लेशन जो कि 7.8%, 7.9% के आसपास था अप्रैल 2022 में, अब जाके इन्फ्लेशन आ गया है 5.7% पे, जो कि एक अच्छा नंबर है, पर आरबीआई के 4% टारगेट से काफ़ी ऊंचा है। तो अब देखना है कि आगे जाके आरबीआई इन्फ्लेशन को कैसे देखता है और रेट्स को आगे जाके बढ़ाना चाहता है कि नहीं। दूसरी बात है कि ये टाइम रेट्स क्यों बढ़ेगा। दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि जो फेडरल रिजर्व है, यूएस सेंट्रल बैंक है, बाकी के ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स है, वो अभी भी उनके रेट्स बढ़ा रहे हैं। तो अगर आरबीआई अपना रेट नहीं बढ़ाएगा तो इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी पे प्रेशर आ सकता है। तो वो एक दूसरी वजह है। तीसरी वजह है आरबीआई को ये चीज़ों को ग्रोथ के साथ बैलेंस करना पड़ेगा। ग्रोथ अभी भी लार्जली 6% के आसपास एक्सपेक्टेड है, जो कि एक हेल्दी नंबर है। बहुत अच्छा नहीं है पर हेल्दी है। तो करंटली आरबीआई इन्फ्लेशन पे लार्जली फोकस करेगा, यही इकोनॉमिस्ट का मानना है। और ये नतीजा होपफुली आएगा कल, जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग का जो रिजल्ट है वो बाहर आएगा, जब गवर्नर दास हमारे साथ बात करेंगे। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष। ये एमपीसी की एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, यानी एक पोल किया हर्ष ने, और यानी यूनानिमसली जो एक व्यू निकल कर आ रहा है वो ये कि 25 बीपीएस का आपको एक रेट हाइक तो देखने को मिल सकता है कल। लेकिन बाजार में इस वक्त और कौन से बड़े फैक्टर्स एट प्ले है। इनफैक्ट आपसे कुछ देर पहले ही आया, फिच की एक कमेंट भी आया कि उन्हें बैंक्स को लेकर, बहुत बड़ी स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि बैंक्स को लेकर अदानी के मैटर पर किसी तरह के कोई कंसर्न्स नहीं दिखते हैं। तो ये बड़ी स्टेटमेंट आई है और बैंक्स में जो फेथ है वो एक बार कहीं ना कहीं रीइंस्टेट हो रहा है। दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग टू टॉक अबाउट। हमारे साथ इनफैक्ट ये बैंक्स का मोमेंटम कहीं ना कहीं जरूर, क्योंकि आप देखें बैंक्स नर्वस भी नहीं है अब। नहीं, एक्चुअली ये देखिए मार्क करना इसलिए जरूरी है प्रियंका, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नई बात बोली है, लेकिन एक एक्सटर्नल एजेंसी वो ये आके कहे कि इंडियन बैंक्स वल्नरेबल नहीं है इस मामले पे, ये इंडोर्स कर रहा है एक तरह से। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि हमें इंडोर्समेंट की जरूरत है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया, हमारे रेगुलेटर्स ने बोल दिया, इंडिया के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक ने बोल दिया, तो उसके बाद हमें इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है। बट फिर भी एक एडिशनल इंडोर्समेंट हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि इस वक्त सेंटिमेंट का ही तो सारा मामला बहुत फ्रेजाइल हो गया था। सेंटिमेंट ही तो सारा फ्रेजाइल था, और सेंटिमेंट को अगर हम मार्क कर सके ना, इनफैक्ट अगर आप देखें, अगर आप 10 दिन का ग्राफ दिखा सकें, पता नहीं डायरेक्टर साहब दिखा पाएंगे नहीं, बैंक निफ्टी का जो बॉटम है और अदानी ग्रुप का जो पीक फॉल है वो एक्चुअली एक ही जगह पे है। वहां से बैंक रिकवर होना शुरू हो गए। अदानी ग्रुप स्टॉक में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी, वो भी अब रिकवर हो रहा है, लेकिन मार्केट सिर्फ एक दिन पनिश किया था बुरी तरीके से बैंक निफ्टी को। उसके बाद लोग समझने लगे थे कि बैंक निफ्टी, हाँ ये देखिए ये पॉइंट है ना, ये एक बार तो अभी हम लोग प्री अदानी लेवल पे भी नहीं आए बैंक पे, अगर आप देखिए। बट ये इंपॉर्टेंट है फिच का। चलिए हमारे साथ योगेश मेहता जी आ जाए, इससे पहले कि वापस से प्रॉब्लम हो जाए टेक्निकल, हम सारी बातचीत कर लेते हैं उनके साथ, क्योंकि ये 3 बार जो है मुहूर्त ऐसा है कि हमारे साथ, हमारे बीच में, योगेश जी के बीच में और पता नहीं ग्लिचेस आ जाती हैं। कोइंसिडेंस है ये क्या है, योगेश से जब भी बात करने की कोशिश कर, एक्चुअली अभी भी योगेश डिस्कनेक्टेड है, अरे फिर डिस्कनेक्ट हो गए। फिर बात नहीं, आज राहुल शर्मा आ गए, राहुल है, राजेश और राहुल आप कहाँ ईद का चांद बन गए थे? आज कैसे गलत, कुछ आपका कैलेंडर गलत हो गया क्या? आप यहाँ कैसे नजर आए आप बहुत दिनों बाद?
नहीं अजय जी, बस ये है कि ऐसी बन रही सिचुएशन कि आपके साथ शो नहीं हो पा रहा है, बाकी चैनल पे बिल्कुल बरकरार बाकी है। लोगों के साथ हो रहा था, बिल्कुल सही है। चलिए तो फिर आज से आप शुरुआत करते हैं, और राजेश जी बुरा भी नहीं मानेंगे क्योंकि बहुत दिनों बाद आप आए शो पे। ये बैंक निफ्टी का पीक नेगेटिविटी अब खत्म हो गई है, आपको लगता है यहां से बैंक निफ्टी लॉन्ग करना चाहिए? 2 दिन से हम 3 दिन से देख रहे हैं 39,700-800 का जो पीक नेगेटिविटी थी वहां से थोड़ा खिसक के ऊपर आया, बट अभी भी अच्छा रिबाउंड नहीं कर रहा है। अब ले लें क्या बैंक निफ्टी? जी बिल्कुल अजय जी, देखिए अभी भी वो कन्विंसिंग मतलब डायरेक्शनल मूव हमें या फिर कोई डिसाइसिव मूव हमें इंडेक्स स्पेसिफिक नहीं देखने को मिल रहा है। आप बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि 41,550 या 41,680 ये कुछ ऐसे लेवल्स हैं जो इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, और अगर हम और आगे की बात करें तो 42,000। बट जब तक मुझे लगता है 41,550 या 41,680 या 700 के लेवल्स नहीं क्रॉस होकर हमें अच्छी क्लोजिंग मिलती है, तब तक कहीं ना कहीं बाजार उस दायरे में ही काम कर देगा रहेगा। और सपोर्ट अगर देखें तो नीचे की ओर में 41,120 ऑन द इमीडिएट बेसिस, फॉलोड बाय 40,860 या 850, और बड़ा सपोर्ट 40,000 पे बना हुआ है बैंक निफ्टी के लिए, जो कि मुझे लगता है कि एक ये दायरा बना हुआ है और इसी दायरे के बीच में हम लगे हुए हैं। इसके बार बार हम पिछले 2 से 3 सेशन से देखते आ रहे हैं कि यहाँ से ज्यादा अच्छे बड़े मूव्स नहीं देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं साइडवेज कारोबार हो रहा है। निफ्टी की भी बात करें तो वहां पे 17,800 और नीचे में 17,500 कहीं ना कहीं दायरा बना हुआ है पूरे बाजार के लिए। तो मेरा मानना है कि जब तक हमें कोई डिसाइसिव मूव या कोई एक अच्छे मूव, कल जैसे कि एमपीसी मीटिंग है, आई थिंक उसके बाद कहीं ना कहीं एक बाजार को एक नई दिशा, एक नया डायरेक्शन मिलना चाहिए। तो लेट्स वेट फॉर दैट, और फिर आगे हम जरूर इंडेक्स स्पेसिफिक बाइंग भी करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। इंडेक्स स्पेसिफिक बाइंग भी आप कहेंगे एक बार, यानी अब यहां से अगर आरबीआई पॉलिसी में 25 बीपीएस का एक रेट हाइक बाजार में फैक्टर इन है राजेश, और कल ऐसा ही आता है अगर 25 बीपीएस पॉइंट सी, तो क्या मार्केट में आप एक शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हैं बैंक्स में? कैसे इंडेक्स के लिए ट्रेड, आप अभी फिलहाल करंट व्यू भी क्या इंडेक्स पे? गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली, तो देखिए बैंक स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे लगता है कि एक इवेंट के आउटकम के लिए वेट कर रहे हैं, और इस बैंक निफ्टी में अगर हम देखें जो डाउनफॉल आया था वो उसमें बजट, अडानी मैटर और अब आरबीआई पॉलिसी, तीनों बड़े इवेंट जो कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखे, जिसका एक हैंगओवर था, वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ईज आउट होते हुए दिखेगा और एक बड़ा मूव यहाँ पे बैंक निफ्टी में बन सकता है। जिस तरीके के सेटअप बने हुए 41,100-200 के लेवल को होल्ड आउट करने में कामयाब है बैंक निफ्टी। हमें लगता है कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि बैंक निफ्टी इस अटेम्प्ट में 42,000 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होगा और वहां से एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग भी प्ले आउट होते हुए दिख सकता है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, और देन वहां से 42,500 तक की अपसाइड भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो व्यू तो बुलिश ही है, हमें लगता है यहाँ पे ट्रेड लॉन्ग साइड का ही रखें। 41,100 हमारे स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में भी हमें लगता है कि 17,850 का लेवल भी इस पॉलिसी के बाद क्रॉस होते हुए दिखेगा, क्योंकि निफ्टी में भी देखें तो लोअर साइड पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। आज भी देखें तो एक जो डिप मिला था वहां पे वापस से अच्छी रिकवरी बनी, और अभी इस रिकवरी में जो देखने की बात है कि जो सेक्टर एक लीडरशिप पोजीशन में थे, जहां पे एक स्ट्रेंथ ऑलरेडी थी, कैपिटल गुड्स या हम देखें जहां पे प्राइवेट बैंक्स में जहां पे एक रिकवरी का ट्रेड बनते हुए दिख रहा था, वहां पे एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। और जिस तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, तो ये सभी हमें लगता है कि कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे निफ्टी को भी इस ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो 17,850 हमारा इमीडिएट टारगेट है, और वो ब्रेकआउट अगर होता है तो 18,000 तक भी रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती। तो व्यू दोनों इंडेक्स पे पॉजिटिव साइड का है। निफ्टी पे हमारे स्टॉप लॉस अभी जो है वो 17,650 के आसपास। दोनों इंडेक्सेस पर पॉजिटिव साइड पर व्यू इस वक्त नजर आ रहे हैं और कंट्रीब्यूट करेंगे इंडेक्सेस भी, लेकिन स्टॉक्स तो ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर भी रहे हैं। राहुल, गुड आफ्टरनून, शुरुआत आपसे करूंगी, बताइए ट्रेडिंग आइडियाज, स्टॉक्स कौन से हैं इस वक्त आपके रेडार पर? जी गुड आफ्टरनून मानसी। देखिए सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा सीजी पावर को, और इस स्टॉक को अगर आप पर्टिकुलरली देखेंगे टेक्निकल चार्ट्स पे तो एक कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम का सेटअप आपको देखने को मिलेगा, और अभी भी ये अपने जो लास्ट रेजिस्टेंस लेवल थे वहीं आसपास काम कर रहा है। एक छोटा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है, और चार्ट स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। इस उतार चढ़ाव के बाजार में भी सीजी पावर कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल्स को मेंटेन करता हुआ आ रहा है। तो मेरा मानना है कि इसको जो अभी 315 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे हम 330 का टारगेट रख रहे हैं, जहां पे हमें स्टॉप लॉस बनाना होगा 308 रुपए का सीजी पावर के अंदर।
दूसरा स्टॉक है एनसीसी लिमिटेड, जो कि 93-94 रुपीस के आजू बाजू काम कर रहा है। देखिए ये स्टॉक एकदम ब्रेकआउट रेडी है टेक्निकल चार्ट्स पे, और फरवरी मंथ की शुरुआत से ही, मतलब अभी जो सेशंस गए हैं फरवरी मंथ के, वहां से हमने देखा है कि इसने एक अच्छा डिसाइसिव मूव दिखाया है। भले ही मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रही हो, पर इस स्टॉक के मोमेंटम एकदम कंटिन्यूड रहा है। एक छोटा सा इसने बेस फॉर्मेशन किया 85 के लेवल्स पे, और वहां से कांस्टेंट एक अपसाइड मूव हमें दिखा रहा है। अगर ये 95 के आसपास या 95 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो बहुत मेजर पोटेंशियल ये रखता है कि ये 100 या 100 से ऊपर के लेवल्स को जाके आपको जल्द ही छूता हुआ दिखेगा। तो एनसीसी में खरीदारी की राय रहेगी। इन करंट लेवल्स पे टारगेट रहेंगे 100 रुपए के, और स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चलना होगा 91 रुपीज का। एनसीसी और सीजी पावर दो खरीदारी की कॉल्स। राजेश जी, आपकी तरफ से भी क्या बाइंग कॉल्स है? बिल्कुल मानसी जी, 3 बाइंग कॉल है। पहला स्टॉक केमिकल स्पेस से है, टाटा केमिकल। काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे जिस तरीके से डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा, और ये थर्ड डे है जहाँ पे एक स्टॉक एक अच्छी रिकवरी कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। स्टॉक अब अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन हो रहा है। हम यहाँ पे 1080 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1000 रुपए के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है एबीबी का। एबीबी में भी अगर हम सेटअप देखें तो यहाँ पे जिस तरीके की रिकवरी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बनी है, स्टॉक कंफर्टेबली अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। जो करेक्टिव मूव था उसमें ऑलमोस्ट स्टॉक ने 4 से 5 दिन 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास बिताया, और वहीं से सपोर्ट लेके स्टॉक का जो एक यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला है। और जिस तरीके से यहाँ पे पिछले 2 सेशन में देखें तो डेरिवेटिव डेटा भी पॉजिटिव टर्न होते हुए दिखे। ये स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 3070 से लेके 3100 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2970 का। और तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो फार्मा स्पेस से जाइडस लाइफ। काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन हमने लास्ट वीक में देखा है, फॉलो बाइंग एक्शन देखने को मिल रही करंट वीक में भी। जिस तरीके से डेली वीकली चार्ट पे जो ब्रेकआउट बने, हमें लगता है अभी ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसके ट्रेडिंग टारगेट 510 से 515 तक के। करंट लेवल से कोई छोटी मोटी डिप में ऐड किया जा सकता है। 468 का स्टॉप लॉस होगा। ऑलराइट, चलिए ठीक है। ये तो आपके ये जाइडस लाइफ के नंबर्स के बाद से ही अच्छी मूव भी दिखा भी रहा है। और दूसरा आपको कैपिटल गुड स्पेस, हम कल सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि कैपिटल गुड स्पेस में अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है और क्या ऐड होनी चाहिए। तब से आप सीमेंस, एबीबी, इन सब में स्टॉक्स में रिकमेंडेशन एक्सपर्ट्स की देख भी रहे हैं। इनफैक्ट फिच की जब से वो नोट आया उसके बाद से आप देखें अजय, अच्छी रिकवरी आई है। पिछले 15-20 मिनट में देखें ना तो बैंक निफ्टी आप पॉजिटिव में भी और इनफैक्ट 150 पॉइंट ऊपर भी है। देखिए ये बहुत जरूरी था, इसलिए हमने अपने व्यूअर्स पे बताया, एड्रेस किया कि ये एक बहुत बड़ा थर्ड पार्टी इंडोर्समेंट है। राइट, ये कोई हम अपनी चीज के बारे में नहीं बोल रहे हैं। हम अगर आपको ये लगता है कि हम अपने चीज के बारे में तो सही बोलेंगे, तो ये बाहर वाला कह रहा है हमारे बारे में। और फिच वर्ल्ड की काफी रिस्पेक्टेड एक थर्ड पार्टी रिपोर्ट के आने पर जब इतना सेंटिमेंट खराब हो गया, ये थर्ड पार्टी एंडोर्समेंट भी है। एंडोर्समेंट से सही पकड़ा आपने, सेंटिमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तो बैंक्स पे आप देख भी रहे हैं कि एक बुलिश व्यू, और इनफैक्ट अभी राजेश भी बुलिश व्यू दे भी रहे थे कि उन्हें 18,000 तक कभी लेवल दिखता है बैंक्स पे। ठीक है, अब इस बीच कौन से वो स्टॉक्स हैं जो क्विकली हमें इस शॉर्ट कवरिंग में पार्टिसिपेट करते हुए दिख सकते हैं? स्पेसिफिक रिकमेंडेशन तो राजेश आप शेयर कर रहे थे, लेकिन एक चीज होगी जो अजय एक प्ले आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे यहाँ एमपीसी है तो कल अभी भी आप भी जिक्र कर रहे थे कि जिस तरह से पाउल साहब की स्पीच है इकोनॉमिक क्लब ऑफ वॉशिंगटन में, वो आप वॉच आउट करेंगे। वहां से भी अगर क्या की उस मार्केट पिक कर सकते हैं, अगर यहाँ से आज इस एंटिसिपेशन में कि शायद 25 बीपीएस ही आ रहा है एमपीसी में, और इस एंटिसिपेशन में लॉन्ग के कोई ट्रेड लेके जाता है तो उसके लिए कोई रिस्क है? माफ कीजिएगा, मैं अभी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज के अंदर फंसा हुआ था, इसलिए मैं आपकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो जरूरी है बात करना। मैं इसलिए बात कर रहा था कि पार्लियामेंट में इस मामले के ऊपर बातचीत हो रही है अडानी स्टॉक्स पर ही, तो हम जल्दी से उसको भी हम लेके आएंगे। तो इसलिए सुन लेते हैं, ये क्या बातचीत चल रही है। तो बताइए, बोलिए वित्त मंत्री, विधि मंत्री। और ये जो सर ये हाउस में सर ये बोल रहे हैं, तुम तो ज्ञान बांट रहे हो, बैठ जाओ। सर ये कानून की बात, यहाँ बहुत गंभीर मिनिस्टर हैं ये देश, ये राष्ट्रपति का उद्बोधन को लेकर एक गंभीर चर्चा हो रही है। जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करें। और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे, ये कोई मतलब नहीं है सर, ये ऐसे नहीं बोल सकते। और वो सर तर्क रखना पड़ेगा। अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो
आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। दे देंगे आप ऐसे बातें नहीं दे देंगे, और ये गंभीरता को समझिए। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देंगे। अब आपने जो पिछले स्पीकर थे उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की बात की, हम भी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। चलिए डिफेंस से शुरू करते हैं। बहुत ऑप्शंस है, आप बताइए कहां से शुरू करें। बिजली, डिफेंस, बहुत ऑप्शंस है। डिफेंस, लेट अस स्टार्ट विद डिफेंस। अब डिफेंस में अदानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो एक्सपीरियंस। कल मैंने प्रधानमंत्री को एचएएल में देखा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गलत आरोप लगाया, मगर रियलिटी तो यह है कि एचएएल का जो कॉन्ट्रैक्ट था 126 हवाई जहाजों का, वो अनिल अंबानी को चला गया और अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया। वहां भी फैसिलिटेशन था। अब देखिए, और ये जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस स्कूल हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे स्कूल हैं, इनको इसका केस स्टडी, इसकी केस स्टडी बनानी चाहिए, शायद बने। हाउ टू यूज गवर्नमेंट पावर टू बिल्ड इंडिविजुअल बिजनेसेस, केस स्टडी। चलिए, इस मामले में चर्चा चल रही है, लेकिन बड़ी बात, ये तो पॉलिटिकल मामला हो गया, लेकिन बड़ी बात हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अगर माने तो फिच का ये कहना है कि इंडियन बैंकिंग स्पेस को कोई इंपैक्ट नहीं है इसका। और इसीलिए अगर आप देखें, बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेके आई है। बैंक निफ्टी इस कमेंट्री के बाद बढ़ता ही चला जा रहा है। जैसे प्रियंका ने अभी बताया था, जब हमने शो की शुरुआत की थी, बैंक निफ्टी को लेके आए डायरेक्टर साहब, और नीचे आप बैंक निफ्टी लगाइए। बैंकिंग गेनर्स इस समय देखना जरूरी है, कौन से बैंक। ये देखिए, डेज हाई पे आ गया है बैंक निफ्टी। ये 12:30 बजे जो बड़ा डिप था, इस रिपोर्ट के बाद ही हम देख रहे हैं किस तरह से एक स्पाइक नजर आया। सारे बैंक्स, बिल्कुल बहुत जरूरी था ये इम्पैक्ट, ये एक्चुअली बताना, इसीलिए हमारे साथ राहुल शर्मा बता भी रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस मैटर के, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्री आई है और वो है पेटीएम से। पेटीएम करो तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन अब इस समय वाकई में पेटीएम स्टॉक्स में काफी बाइंग आ रही है। आज सुबह आपके समीर अरोड़ा बोल के गए, समीर अरोड़ा कह रहे हैं खरीद लिया है हमने ये स्टॉक, क्योंकि उन्होंने दावोस से उनकी कमेंट्री सुनी, और अब दीपेंद्र गोयल जी कह रहे हैं कि हम जो है आपको तो प्रॉफिटेबिलिटी में आने की बधाई दे रहे हैं, बट हम भी ये इशारा दिखा आपने। उन्होंने कहा कि सॉरी हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में काम कर रहे हैं। तो बेसिकली बाजार को एक इशारा करते हुए कि साहब हमारे पे भी नजर रखिए, हम भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे जल्दी, और हम लिस्टेड कंपनी है। बस बाजार को इशारा ही काफी होता है, स्मार्ट इंडिकेशन है काफी। तो ये एक इंटरेस्टिंग खबर आई है। एक बार आपको राजेश सुबह जो समीर उन्होंने कहा ना पेटीएम के बारे में, वो भी सुनवा दें, उसके बाद मैं चार्ट्स पे आपसे चेक कर लूंगा। अच्छे वॉल्यूम के साथ आज 10% 12% का मूव आया, एक टाइम पे 16%। आइए सुनवाते हैं, फिर लौटते हैं। 1-2 महीने पहले लिया था, और जोमेटो भी है जो नहीं चल रहा आजकल। अब तो जोमेटो हमारी कॉस्ट से नीचे चला गया है 5-7-10%, बट पेटीएम ऊपर चला गया 8-10%। सो यस, ये 2 स्टॉक्स हम प्ले कर रहे हैं, क्योंकि द पॉइंट इज कि एज आई सेड, हम कोई चीज ये नहीं होती कि कभी नहीं है, वो 2000 में गंदी थी, 500 रुपए में गंदा है। एंड सेकेंडली, उन्होंने क्लियरली अपना रेवेन्यू प्लान, जो कि 1-2 क्वार्टर से दिखा रहे हैं कि कैसे उनके बिजनेस जो है, इवन इन द पेमेंट बिजनेस थोड़े पैसे बना रहे हैं, और साथ में लेंडिंग बिजनेस में बना रहे हैं। और ये वाला तो बहुत आसान था जो कल परसों का आया, क्योंकि आई थिंक 20 दिन पहले उन्होंने, दैट इज विजय शेखर ने डावोस जाके इंटरव्यू में बोला कि वी विल ब्रेक इवन वेल अहेड ऑफ जो उनका टारगेट जो मार्केट को दिया था सितंबर का। तो मैं सोचता था कि दैट मीन मार्च क्वार्टर में ब्रेक इवन होगा। अब वो कल हो गया, तो एक और 3 महीने आ गए, और इसमें उन्होंने अभी अपने जो उनको यूपीआई बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं जो मोस्टली मार्च क्वार्टर में बुक होंगे, वो भी नहीं किए फॉर द फर्स्ट 3। तो ये तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकला वैसे, मतलब मच बेटर देन एनीबडी थॉट इंक्लूडिंग अस। हाँ भाई, चार्ट चेक कर लेते हैं। राजेश, पेटीएम में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है बड़े फंड मैनेजर्स का और रिटेल इन्वेस्टर्स का भी। इस भाव पे लेना चाहिए 580 पे 86 पे?
तो अजय जी, पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है और मैंने कुछ समय पहले ये स्टॉक में बाय पोजीशन ली है। तो बिल्कुल देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर तो यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है और स्टॉक में जिस तरीके की आज मूव बने, ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस एक बार के लिए क्रॉस किया था, लेकिन वहां सस्टेन नहीं हुआ। तो स्टॉक में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो लगता है हमें, वो करीब 630 640 की जोन में है। वहां तक के लिए इसमें एक अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। बट अब यहाँ पे नियर टर्म सेटअप के हिसाब से जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया स्टॉक का बना हुआ है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा करीब 560-65 के आसपास। अगर ये लेवल को होल्ड आउट करने में अब कामयाब रहता है स्टॉक, तो हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट इसका 630-640 की तरफ बनेगा और वो लेवल सरपास होंगे तो फिर हमें लगता है कि यहाँ से फर्दर और तेजी भी एक्सटेंड होते हुए देखने को मिल सकती है। टाइम जरूर लेगा क्योंकि स्टॉक में काफी बड़ा करेक्शन हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है, तो वो पूरी रिकवरी वन वे रिकवरी नहीं हो सकती। तो थोड़ा रुक रुक के स्टॉक चलेगा, हर इसके रिजल्ट पे या इसी तरीके के न्यूज फ्लो पे जरूर मार्केट इवेल्युएट करता हुआ दिखेगा स्टॉक को। बट अभी हमारा व्यू बुलिश है, 560 स्टॉप लॉस है, अपसाइड में 630 तक हमें लगता है शॉर्ट टर्म में टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो जहां खरीदारी की बात हो रही है और समीर अरोड़ा जब हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपने पसंदीदा शेयर्स और सेक्टर्स जहां हमारे साथ डिस्कस किए, उसमें उन्होंने पोर्ट्स इन पर्टिकुलर और साथ ही सीमेंट सेक्टर पर भी अपना नजरिया हमारे साथ शेयर किया। आइए वो भी आपको एक बार सुनाते हैं। ये कहने का मतलब है हेडलाइंस आर इंपॉर्टेंट, लेकिन पूरा पोर्टफोलियो हेडलाइन से नहीं चलना चाहिए। ये हिम्मत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सो वो हिम्मत ये है जी कि उनकी स्टॉक प्राइसेस, बाकी जो कंपनीज थी 3-4, उनकी प्राइसेस क्लियरली ज्यादा लगती थी, मुझे नहीं काफियों को, तभी उसमें इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप कम थी। लेकिन वो स्टॉक प्राइस से किसी और को क्या इन्फ्लुएंस हुआ, मुझे नहीं लगता कि उसके कारण किसी ने उनको बहुत डेट दे दिया या उनके बड़े शेयर प्लेज थे। तो जब वो करेक्शन हुई, उसका इम्पैक्ट उस कंपनी के इक्विटी जो भी थोड़े बहुत लोगों ने खरीदा था उनके ऊपर हुआ। उससे बैंक्स बार बार कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें भी पहले भी लगता था कि उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह अच्छे हैं, खाली उनकी प्राइस, स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा थी। तो उन स्टॉक की स्टॉक प्राइस कम हो गई, लेकिन अभी भी वो तो अभी हम नहीं ले रहे ना देख रहे हैं अभी के लिए। अभी तो यही 2 स्टॉक कह ले तो है। तो चलिए, रिटर्न्स के लिहाज से इंडेक्सेस में कितने रिटर्न्स और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां पर पसंद हैं समीर अरोड़ा को, ये बातचीत विस्तार से उसके स्निपेट्स आपने इस वक्त हमारे साथ सुने। लेकिन अजय, सीमेंट सेक्टर भी आप फोकस में हैं और अभी समीर भी अपनी राय इस सेक्टर पर रख रहे थे। अंबुजा एक बार क्लियर कर दें, हाँ, कि उन्होंने अंबुजा सीमेंट पर एग्जैक्टली इन पर्टिकुलर उसी पर बात कही थी उन्होंने, इवन पोर्ट्स पे उन्होंने पोर्ट्स भी कहा कि हमने शुक्रवार को पोर्ट्स भी ऐड कर लिया। तो अदानी पैक के उनको 2 स्टॉक पसंद आया, उनको अंबुजा सीमेंट भी ऐड किया, पोर्ट्स भी पसंद आया और न्यू एज से पेटीएम। और भी क्यों ना, क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो वहां पर काफी हद तक फ्लैश मीट डेवलप भी हो रहा है और अंबुजा भी वॉल्यूम्स रियलाइजेशंस के फ्रंट पर अट्रैक्टिव है। देखिए, अंबुजा में तो एक इंडिविजुअल एसेट है जो इन्होंने एक्वायर किया था। तो ये एक्चुअली ग्रुप की कंपनी नहीं है, ये तो खरीद के हुई है, राइट? ये बस कनेक्ट हो गई ओनरशिप चेंज की वजह से, इसलिए बहुत लोगों को बहुत उसके अंदर इंटरेस्ट दिख रहा है, वैल्यू दिख रही है। पोर्ट्स में एक वर्ल्ड क्लास एसेट है, इसलिए वैल्यू दिख रही है। आज भी देखिए, अगर आप तो सालों साल से इसी ग्रुप की है, सबसे ज्यादा रिकवर करती है। एक बार राहुल से समझ लेते हैं। राहुल, इन 2 स्टॉक्स जो मानसी ने बताया, समीर अरोड़ा ने भी ऐड किया है, अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स, इसमें सबसे ज्यादा रुचि है बाजार की। क्या लेवल्स हैं अच्छे एंट्री के लिए आपके हिसाब से? देखिए अजय जी, मेरा मानना है कि अडानी पोर्ट्स डेफिनेटली, अगर ये इवेंट नहीं होता तो काफी ज्यादा पसंदीदा स्टॉक रहा है और काफी अच्छे रिटर्न्स भी बना के दिए हैं। नो डाउट अब जो गिरावट हमको फेस करने को मिली है, वहां से चार्ट्स थोड़े से डिस्टर्ब हो गए, बट पिछले लास्ट 3 सेशन में अडानी पोर्ट्स में जिस तरीके से रिकवरी आई है, आज भी मुझे लगता है कि जो इसने अपनी चाल दिखाई थी करीबन 600 रुपए के लेवल्स के आसपास, वो बहुत ही बढ़िया काबिल तारीफ है। और अभी इस प्रेजेंट लेवल पे भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक अडानी पोर्ट्स खरीदने के लिए बिल्कुल रेडी है और जरूर इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। यहाँ से जो स्टॉप लॉस बन के आ रहा है वो करीबन 500 रुपए का है फॉर अ लॉन्गर होराइजन पीरियड, और मेरा मानना है कहीं ना कहीं स्टॉक आपको दोबारा से वही 750 से 800 के लेवल्स तक जाते हुए दिखेगा इफ सिचुएशंस गो राइट ऑन द ट्रैक फॉर अडानी। एंड अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें, जहां पे हमने अंबुजा सीमेंट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, देखिए सिमिलरली वहां पे भी 380 रुपए के आसपास जो अभी ये ट्रेड कर रहा है, 400 डेफिनेटली डिस्टर्ब हुए हैं और यहाँ पे नीचे की तरफ हमने देखा है कि स्टॉक ने करीबन 333 334 के आसपास एक अच्छा बेस फॉर्मेशन किया।
अब मुझे लगता है कि यहाँ से जो अब ये 380 के लेवल पे चल रहा है, यहाँ से डेफिनेटली खरीदारी करी जा सकती है विद द पॉजिटिव न्यूज। अगर और आगे क्लैरिटी अगर मिलती है, यहाँ पे 350 का स्टॉप लॉस रख के बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ओके, ठीक है। और राइट, तो ये तो अंबुजा सीमेंट्स पर आपका एक व्यू रहा, लेकिन अब अर्निंग सीजन में और भी कुछ नंबर्स आए, मदरसन वायरिंग के नंबर्स आए और थोड़े से वीक नंबर्स जरूर Q3 में आए। नंबर्स पर ही हमने मैनेजमेंट से एक बार बात की, मिस्टर JN गाबा, उनके CFO और COO अरुण गहलोत, अनुराग गहलोत, उनसे बात की थी। समझने की कोशिश की कि व्हाट वेंट रॉन्ग और साथ ही उनकी ऑर्डर बुक किस तरह से दिख रही है। आइए आपको एक बार दोनों के वो रिएक्शन सुनवाते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें लाइव लेने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अक्टूबर दिसंबर का क्वार्टर होता है वो फेस्टिवल सीजन और ईयर एंड हॉलीडे मेंटेनेंस के लिए होता है। तो यूजुअली थर्ड क्वार्टर वीक होता है OEMs के नंबर ऑफ वर्किंग डेज के लिहाज से। एट द सेम टाइम जो अक्टूबर दिसंबर के क्वार्टर में इस साल देखते हैं तो सप्लाई चेन का, पर्टिकुलरली चिप्स का जो इशू रहा है, उस वजह से कुछ कार मेकर्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कारें नहीं बना पाए, जो कि आप देख सकते हैं कि कार डिमांड वेटिंग टाइम बहुत लॉन्गर है। जहां तक मदरसन की बात है, हमने सीक्वेंशियली, जबकि हमारी सेल में गिरावट आई, उसके बावजूद भी अपने EBITDA मार्जिन को इम्प्रूव किया है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि लास्ट 9 महीने के अंदर अंदर हम लोगों ने कई सारे न्यू मॉडल्स के लिए प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, जिनमें 11 के 11 बिल्कुल नए ऑल टुगेदर न्यू मॉडल्स हैं या फुल चेंज ओवर ऑफ मॉडल है। तो जिसके लिए हमें नॉट ओनली कैपेसिटी बनानी की जरूरत होती है, बट उसके अलावा हम लोगों को मैन पावर को भी हायर करके उनको ट्रेन करने की जरूरत होती है, जो कि इंश्योर करते हैं कि जब हम प्रोडक्ट को लाएं वो डिफेक्ट फ्री हो। तो हमने 7000 लोगों को ऐड किया है नेट बेसिस पे फ्रॉम लास्ट ईयर। तो देयरफॉर आवर EBITDA मार्जिन इज हेल्दी। The only thing is that as the capacity gets better utilized, आप लोगों को वो रिजल्ट में और रिफ्लेक्ट, बेटर परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होगी। धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। ये अभी जो आने वाले क्वार्टर्स में हमें काफ़ी पॉजिटिव वाइब है कस्टमर से। जो हमें नंबर्स आज की तारीख में, अभी हम जनवरी में हमने सर्व करें, वो भी काफ़ी पॉजिटिव हैं। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर भी जो नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी अच्छे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। अगले आने वाले साल में कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं जो अगले 3 से 6 महीने के अंदर भी लॉन्च होने वाले हैं। तो ये हमें लगता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर को नंबर्स को देख के वो इस साल के फाइनेंशियल ईयर से काफी अच्छे रहेंगे। मदरसन वायरिंग के बात रहे नंबर्स की, और मैनेजमेंट अपना व्यू बता रहे थे कि क्या वजह रही कि Q3 में थोड़े से वीक जरूर रहे नंबर्स। लेकिन इस बीच मार्केट्स में और कहां आपके लिए मौके हैं ट्रेडिंग के? MPC की बैठक से पहले लास्ट हाफ एन आवर और कुछ की नंबर्स भी आने हैं। उससे पहले क्या बैंक्स को खरीदने का मौका, क्योंकि बैंक्स की स्ट्रेंथ तो बनी हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम पिछले कुछ मिनटों में देखें, जो आपको तेजी बढ़ती हुई दिखी है वो आप कुछ थोड़े पावर स्टॉक्स में भी दिखी है, NTPC जैसे स्टॉक्स में, इनफैक्ट सीमेंट स्टॉक में भी आप बहुत बड़ी मूव नहीं देख रहे, लेकिन छोटी छोटी मूव्स आपको JK सीमेंट जैसे स्टॉक में, डालमिया भारत और ग्रासिम में भी, लेकिन कोई बड़ी स्ट्रेंथ के साइंस, बड़ा पुल बैक जैसा सीमेंट स्पेस में नहीं दिख रहा। लेकिन एट द सेम टाइम बैंक्स हो, इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में इस हफ्ते पुल बैक जरूर दिखे हैं। एक्चुअली डेटा आया है इंश्योरेंस का, उसमें ग्रोथ अच्छी आई है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में बताऊंगा जो है बेक्टर फूड्स। अच्छा, मुझे लगा बेक्टर फूड्स। हाँ, बेक्टर फूड्स का आज चार्ट लेके आइए डॉक्टर साहब। बेक्टर फूड्स का जो रिजल्ट्स आए बहुत ही ज्यादा धमाकेदार आए, मैनेजमेंट लेके आएंगे हम। और बेक्टर फूड्स 6%, मिसेस बेक्टर, हाँ मिसेस बेक्टर का रिसेंट IPO आया था 2 साल पहले। ज्यादा बात नहीं होती इस काउंटर पे क्योंकि बहुत ज्यादा अभी ट्रैक नहीं है ब्रोकरेज कम्युनिटी से, लेकिन आज जो कैंडल देखिए अपने रिजल्ट्स के बाद What a long candle. इसका मार्जिन 45% है। एवरी बन यू ईट, उसमें आधा उनका कमाई है, आप समझ रही हैं? Every bun you eat. एवरी बन यू ईट, उसमें आधा इनकी कमाई है। 45% मार्जिन ऑपरेटिंग है।
और कुछ 10 या 12 क्वार्टर के हाई पे नंबर आया इसका आईपीओ था 700 प्लस। अगर जो लंबा चार्ट दिखाइए वहां से आधा हो गया स्टॉक, और 300 350 बेस बना के घूमा है। ऐसे नंबर्स देना 2 क्वार्टर से दे रहा है। इस स्टॉक को आप नजर पर रखिए, 6 महीने में 50%, क्योंकि ये जो 250-300 का लो बना है, ये भाव वापस नहीं आएगा। और जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं, आज भी नंबर आया अभी आधे घंटे पहले, इसकी कैंडल्स बड़ी हो जाएंगी अगर ये नंबर ऐसे देता रहे। मैनेजमेंट लाएंगे हम, लेकिन राजेश आप जरा वेक्टर फूड्स के चार्ट को स्टडी करके बताएं। लास्ट क्वार्टर ही मुझे याद है मैंने आपसे ये डिस्कस किया था, तो काफी सस्टेन्ड अपमूव यहाँ पे हमने पिछले कुछ महीनों में देखा। ऑलमोस्ट ये 6 से 8 महीनों में एक अच्छी रिकवरी के ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से मंथली चार्ट बने हैं यहाँ पे, एक हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ पे सस्टेन्ड बेसिस पे बनते हुए दिखा है, तो ये क्लियरली दिखाता है कि स्टॉक में एक यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट एक सस्टेन्ड बेसिस पे बनते हुए दिख रहा है। और अब जिस तरीके की रिकवरी बनी है, यहाँ पे जो लेवल इसने सरपास किए हैं वो करीब 460-65 के हैं। अब ये 460-65 के ऊपर बना रहा, तो मंथली चार्ट पे भी एक ब्रेकआउट यहाँ पे सस्टेन्ड होते हुए दिखेगा, और फिर नेक्स्ट टारगेट इसके 540-550 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। तो व्यू बुलिश है, जिनके पास भी है बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस को हायर साइड पे ट्रेल कर ले। नया निवेश करना है तो छोटे मोटे डिप में अगर वॉलेटिलिटी में मिलती कोई अपॉर्चुनिटी तो बाय करें। स्टॉप लॉस होंगे इसके करीब 465-470 के आसपास के, और अपसाइड के टारगेट 530-540 तक आते हुए दिख सकते हैं। वेक्टर्स फूड अप नेक्स्ट एंड रनिंग, और जैसे अजय ने कहा विद एवरी बंदे हीट 496 के लेवल्स, काफी अच्छी मजबूती आप देख रहे हो, यहाँ से तेजी के पूरे आसार। लेकिन वरुण बेवरेजेस, आज सुबह राहुल हम डिस्कस भी कर रहे थे, फ्रॉथ जो सेटल हो गया था वहां हम देख रहे हैं एक बड़ा एक्शन नजर आ रहा है। और एक ब्रोकरेज की रिपोर्ट के ठीक बाद ऑफ कोर्स यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज फ्लोज भी रहे, लेकिन जो ब्रोकरेज बुलिश आउटलुक यहाँ पर पर्टिकुलरली आता हुआ दिखा है, और उसके बाद 5% तक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के मैनेजमेंट का भी कहना है कि हर साल अपने आउटलेट्स में बढ़ोतरी करेंगे। ये 6-7% की बढ़त आज के सत्र में ये स्टॉक देख चुका है। इस पर टेक्निकली एक बार अपनी राय दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए वरुण बेवरेजेस अभी फिलहाल तो अपने दिन के स्तर के सबसे ऊंचे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और मेरा मानना है कि जिस तरीके से इसमें लास्ट 3 दिनों का जो सेटअप बना है, आफ्टर अ स्मॉल कंसोलिडेशन एक 100 EMA को रेजिस्ट कर रहा था। फिर कल हमने देखा इस स्टॉक के अंदर की अच्छी एक चाल देखने को मिली, एक बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन भी हुआ, और वहीं से आज दोबारा एक अपसाइड एक दोबारा कंटिन्यूड फॉर्मेशन इसमें आज के स्तर में देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि ये कहीं ना कहीं जो मोमेंटम इसके अंदर बना है, ये सारे ही अपने मूविंग एवरेजेस जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आप 89 डेज के वेटेड मूविंग एवरेज को देख लें, वहां से क्लोजिंग देने के बाद में कांस्टेंट एक अपसाइड हमें मूव देखने को मिला है। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये चाल या ये मोमेंटम इसमें फर्दर और कंटिन्यू होता हुआ आपको दिखेगा। मेरा मानना है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं आपको 1360 से लेकर 1370 के लेवल्स तक जल्द जाता हुआ दिख सकता है। तो वरुण बेवरेजेस में जिसके पास में भी ऑलरेडी जो होल्डिंग रख रहे हो, वो अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू करें। मेरा मानना है कि 1360 के लेवल्स तक आपको ये स्टॉक जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस कॉल के टेक अवेज भी आप देख रहे हैं, और साथ ही बोफा सिक्योरिटीज की जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट के बाद स्टॉक में मूवमेंट और 1530 तक के टारगेट्स एंटिसिपेटेड है। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के नतीजे आने वाले, और नतीजों से ठीक पहले कॉशियस है स्टॉक में मूवमेंट। नंबर्स कैसे रह सकते हैं, शरद ने एक प्रीव्यू तैयार किया है, अनुमान लेकर शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं हीरो मोटोकॉर्प के। बताइए शरद, उम्मीदें क्या लगाएं हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट से? जी हाँ, फोकस में रहने वाला हीरो मोटोकॉर्प, और यहाँ पे जो है तीसरे तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। ये विश्व का वन ऑफ द लार्जेस्ट जो 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स है, और स्टॉक अगर देखें टेक्निकली तो 200 DMA लेवल्स पे जो है अभी स्टॉक प्राइस मूव कर रहा है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रेवेन्यू की बात करें, एबिटा की बात करें, तो सिक्वेंशियली यहाँ पे डबल डिजिट डी ग्रोथ देखने मिल सकता है, अनुमान है। और पैट में भी जो है 9% का गिरावट और 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं सेल्स के अनुमान का, तो यहाँ पे सिक्वेंशियली ले लीजिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस ले लीजिए, 4 से लेकर 13% का गिरावट का जो है अनुमान है। फेस्टिव सीजन का ऑफकोर्स ट्रेंड स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग में था, लेकिन वो जो है थोड़ी टेपर ऑफ की है, तो उसके कारण जो है आपको इम्पैक्ट मिल सकता है टॉप लाइन में। इसके अलावा आप कह सकते हैं जो सीक्वेंशियली मार्जिन थोड़ी सी हल्की ज़रूर इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है उसमें गिरावट देखने मिली है। लेकिन एक कॉस्टिंग के बाद से अब हम बात करेंगे आपके प्राइस हाइक्स को लेकर। यहाँ पे जो इस क्वार्टर में प्राइस हाइक्स लिए गए, उसके कारण एवरेज सेलिंग प्राइस में भी 2% सीक्वेंशियली ग्रोथ देखने मिल सकता है। लेकिन कुछ नेगेटिव फैक्टर
फैक्टर्स ज़रूर हैं, जैसे कि हायर मार्केटिंग एक्सपेंसेस आए हैं और प्रोडक्ट मिक्स में भी बदलाव आया है, तो उसके कारण जो है मार्जिन्स को जो है ऑफसेट किया जा रहा है। लेकिन ये तो बात हुई फैक्टर्स की, लेकिन आगे जाते हुए क्या इंपॉर्टेंट होगा उनके कॉन कॉल में और आगे की गाइडेंस, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि उनकी सेल्स गाइडेंस कैसे रहेगी रूरल मार्केट्स में और कैसी आउटलुक आगे रहने वाली है 2023 के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात रहेगा उनके वीदा की जो ईवी सेल्स है उनके आंकड़े कैसे आए हैं और आउटलुक क्या रहेगा, स्पेशली नए लॉन्चेस को लेके। और ये आपने देखी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की धमाकेदार कवरेज की हमारी तैयारी। कल जब क्रेडिट पॉलिसी आएगी, बाजार के दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और क्रेडिट पॉलिसी को आपके लिए हम आसान भाषा में एनालाइज करेंगे। लेकिन आइए वापस हीरो मोटोकॉर्प की तरफ। शरद अभी बता भी रहे थे कि नए लॉन्चेस किस तरह से होंगे, साथ ही वॉल्यूम्स और फेस्टिवल डिमांड का कितना इम्पैक्ट पड़ता है इस तिमाही नंबर्स में, उस पर नजर रहेगी। एक टेक्निकल चार्ट चेक भी लेते हैं। राजेश जी, गिरावट करीब 2% की हम देख रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प के काउंटर में। आपकी राय, और पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल में अगर कोई और स्टॉक अगर चुनना चाहे वो भी बता सकते हैं। तो मानसी जी की हीरो मोटर में जो पिछले 2-3 सेशन में देखें तो स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है अपने 200 डे मूविंग एवरेज 100 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में, जो कि ये करीब 2700-2710 की रेंज में। ये लेवल काफी चैलेंजिंग बन चुका है स्टॉक के लिए। जब तक ये लेवल को डिसाइसिवली स्टॉक क्रॉस करने में, इसके ऊपर क्लोज होने में कामयाब नहीं होगा, हमें लगता है थोड़ा प्रेशर तो यहाँ पे रहेगा। हालांकि स्टॉक का नियर टर्म सेटअप के हिसाब से स्ट्रक्चर वीक है। इसमें स्ट्रेंथ जो बनेगी वो करीब 2800-2850 के ऊपर ही यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ आते हुए दिखेगी एंड देन फ्रेश बाइंग वहाँ पे इमर्ज होते हुए दिखेगी। टाइम बीइंग के लिए हमें लगता है स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड करता हुआ दिखे। 2600 से लेके 2800 एक इसकी बड़ी रेंज है। हमें लगता है अभी कुछ समय के लिए स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जब भी जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होंगे वहां से फ्रेश इसका नया मूव स्टार्ट होगा। इसी स्पेस में हमें लगता है बजाज ऑटो यहाँ पे इंटरेस्टिंग लग रहा है। जिस तरीके के बजाज ऑटो के सेटअप है, हमें लगता है टू व्हीलर स्पेस पे बजाज ऑटो को फोकस में रखा जा सकता है। ये स्टॉक में जो एक स्ट्रेंथ बनी हुई है यहाँ पे, हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट इसका 4000 तक आते हुए दिख सकता है। तो बजाज ऑटो हमें लगता है बाय किया जा सकता है 3830 के स्टॉप लॉस से। आप बजाज ऑटो को प्रेफर कर रहे हैं तो दोनों ट्रिगर रहेंगे ना। हीरो मोटोकॉर्प के एक तो नंबर्स आने हैं और कल साथ ही किस तरह से एमपीसी में आरबीआई गवर्नर क्या रूरल कंजम्पशन को लेकर, रूरल ग्रोथ स्टोरी को लेकर क्या कोई बात कहते हैं, क्योंकि लास्ट एमपीसी में उन्होंने बोला था कि इनिशियल साइन जरूर दिख रहे हैं रूरल रिकवरी के। देखना होगा कि वहां क्या निकल कर आता है। लेकिन स्पीच आज खबर गर्म है, शरद लेकर आया हमारे तक डीलिंग रूम से क्या गपशप लेकर आए हैं, क्या खबरें लेकर आए हैं, कौन से स्टॉक्स पे डीलर्स अपने क्लाइंट्स को एडवाइस कर रहे हैं, ये सब एक बार पहले शरद से समझ लेते हैं, फिर बीटीएससी ट्रेड्स लेंगे। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले जो हमारी ट्रेडर्स और एनालिस्ट के साथ बातचीत चले, और याद रखिए अर्निंग सीजन का भी जो है पकड़ मजबूत हो गया है। सबसे पहले त्रिवेणी टर्बाइन पे फोकस करेंगे और यहाँ पे डीलर्स कह रहे हैं कि एक एचएनआई पॉकेट्स में जो है बाइंग देखने मिल रही है। अब स्टॉक की वॉल्यूम्स में भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिला, लगभग 8 गुना उनके 20 दिन की एवरेज की है। और वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी ब्रॉडर इंडिसेस में त्रिवेणी टर्बाइन देखने को मिल रही है। स्टॉक अगर बात करें तो 50 और 100 डीएमए दोनों लेवल्स को जो है आज क्रॉस किए गए हैं और ऑलरेडी लेकिन एक स्टॉक में रनअप देखने मिला। अगर आप 2022 के लो से देखें तो 85% का ग्रोथ देखने मिला है। ये तो हुई आपकी पहली स्टॉक। लेकिन दूसरा स्टॉक जो है लिस्ट में रहने वाला है, हमारे ट्रेडर्स से बात हुई है, वो इंपॉर्टेंट स्टॉक है टाटा केमिकल्स। और यहाँ पे लगातार दूसरे या तीसरे दिन जो है डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल हाउसेज को जो है फंड हाउसेज बाइंग कर रहे हैं और एचएनआई बाइंग भी देखने मिल रही है। ये जो है ट्रेडर्स का मानना है और ब्रोकर्स कह रहे हैं कि और बाइंग देखने मिल सकती है केमिकल स्टॉक्स में, स्पेशली टाटा केमिकल्स को लेके। और इसके अलावा जो है स्टॉक में भी देखें तो 8% का जो है इजाफा हुआ है पिछले 4 सेशन में। और तीसरा स्टॉक आपके लिस्ट में रहने वाला है फोकस में, वो है इंटरग्लोब एविएशन। और हमारा यहाँ पे ट्रेडर्स की सजेशन आ रही है कि एक प्रमोटर की ब्लॉक डील हो सकती है जल्दी। याद रखिए तीसरे तिमाही के नतीजे तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग देखने
देखने मिल रही है और यहाँ पे जो है पिछले 3 या 4 सेशन में जो है स्टॉक में 4% का गिरावट भी देखने मिला है। ठीक है, त्रिवेणी टरबाइन और साथ ही HNI बाइंग हो रही है और साथ ही इंटरग्लोब एविएशन, अच्छे नंबर्स आए थे इंटरग्लोब के, लेकिन यहाँ पे एक ब्लॉक की भी बात की जा रही है। त्रिवेणी टरबाइन को तो आप आज सुबह भी डिस्कस कर रहे थे। त्रिवेणी टरबाइन सुबह हमने बात की थी प्री मार्केट में, करेक्ट, और उसके बाद कुछ 10% टॉप में गया था, अभी भी 6% ऊपर है। तो ये आप स्टॉक अपने रेडार पे रखिए। हमारे जो कॉलीग्स हैं रिसर्च में वो ये कह रहे हैं कि बाजार में ये बात चल रही है कि बिग HNI अक्यूमुलेट कर रहे हैं स्टॉक को। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही रेयर कमेंट्री आपको हम सुनवाते हैं। सुधीर सीतापति जो मैनेजर डायरेक्टर है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के, नए मैनेजिंग डायरेक्टर आए हैं गोदरेज कंज्यूमर में। बाजार में बहुत ज्यादा उत्सुकता है इनकी कमेंट्री की, इनके स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट की, उसको हम आपके लिए लेके आए हैं एक एक्सक्लूसिव चैट में। आइए सुनते हैं, फिर स्टॉक को एनालाइज करेंगे। हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड सेगमेंट पे आप नए प्रोडक्ट्स लेकर के आए हैं, क्यों लेकर के आए हैं, इनसे आप क्या टारगेट करना चाहते हो और किस तरीके की कंपनी स्ट्रेटजी इस डायरेक्शन पे देख रही है? देखिए, हर कैटेगरी में हिंदुस्तान में पिछले 30 साल से जो हम LUP बोलते हैं, जो लो यूनिट प्राइस पैक, जो छोटे वाले पैक हैं, इन्होंने कैटेगरीज को रेवोल्यूशनाइज किया है, जैसे सैशेज हो शैम्पूज में, डिटर्जेंट्स में। हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड में क्योंकि ये प्लास्टिक्स के एक कैटेगरीज हैं, उनको छोटा करना मुश्किल है, तो हमारे इंजीनियर्स ने छोटे डिज़ाइन किए हैं ये प्रोडक्ट्स को, जो पुअर कंज्यूमर्स हैं, बॉटम ऑफ द पिरामिड कंज्यूमर्स हैं, दे कैन अफोर्ड टू पार्टिसिपेट इन दीज ग्रेट प्रोडक्ट्स दैट सो फार ओनली हाई इनकम कंज्यूमर्स कुड पार्टिसिपेट। लेकिन कंपटीशन को देखते हुए, क्योंकि लगभग इसी डायरेक्शन पे मार्केट मूव कर रहा है, अफोर्डेबिलिटी के डायरेक्शन पे, चीज़ों को कॉम्पैक्ट करने की दिशा में, आप उस कंपटीशन को कैसे पार पाना चाहेंगे? क्या आप पेटेंट जैसे कोई विकल्प पर विचार करना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो कंपटीशन है वो है इलीगल अगरबत्तियाँ, जो लोग जानते हैं कि थोड़ा हार्मफुल है, लेकिन क्योंकि वो अफोर्डेबल है, लोग ये इलीगल अगरबत्तियाँ यूज़ करती हैं। इसमें काफ़ी सारे डेंजरस केमिकल्स हैं, रजिस्टर्ड नहीं हैं। हम चाहते हैं कि अगर हम अच्छे प्रोडक्ट्स को उसी प्राइस में ले आएं, तो लोग इलीगल अगरबत्तियों को छोड़ के हमारे प्रोडक्ट्स पे आ जाएं। और हम कंपटीशन को तो ये लोकल इलीगल अगरबत्तियां ही मानते हैं। और लोकल प्लेयर्स जो मार्केट में वोलेटिलिटी लाते हैं, जो लोकल प्लेयर्स हैं, खासकर जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं, उससे किस तरीके की चुनौती आप देख रहे हैं? देखिए, यही चुनौती है। जो लोकल प्लेयर्स हैं वो अनसेफ केमिकल्स ले आते हैं, वो उन्हें रजिस्टर नहीं करते हैं और अफोर्डेबल रहते हैं। तो हमारी सोच ये है कि अगर हम अच्छे प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल करें तो इन लोकल कंपटीशन की हम टक्कर कर सकते हैं। वापस आपके प्रोडक्ट की हम बात करना चाहेंगे। अब आप कह रहे हैं कि हम मिनी में और मोर अफोर्डेबल प्रोडक्ट हम लेकर के आए हैं, किस तरीके का निवेश आपने किया है और आप अपना बेस क्या देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि इन प्रोडक्ट्स के जरिए आप कितना अपने बेस को एक्सपेंड कर पाएंगे? देखिए, इन जो प्रोडक्ट्स का में है, 2-3 साल से हमारे जो R&D में साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं, इन पे ध्यान कर रहे हैं कि ऐसे कैसे ले आएं, कैसे एक बड़े वाले स्प्रे को छोटे कैन में ले आएं और दाम कम हो जाए, या कैसे एक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट को छोटा किया जाए। तो लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट गया है। अब जब हम लॉन्च करेंगे, हम चाहते हैं कि 400 to 500 मिलियन या 40 से 50 करोड़ इंडियंस अगरबत्ती और इलीगल प्रोडक्ट्स छोड़ के ये सेफ प्रोडक्ट्स अपनाएं और मलेरिया को एक बार के लिए हम हिंदुस्तान से दूर करें। ये बहुत बड़ा इशू है, आप इसको हल्के मत लें। राहुल और राजेश दोनों ये बात समझेंगे कि अगर आपने शाम को 6 बजे के बाद अपने घर की खिड़कियां बंद नहीं की, तो आप गोदरेज कंज्यूमर के मैनेजमेंट की ये कमेंट्री याद जरूर रखेंगे, क्योंकि एक एक मच्छर आपके पीछे पड़ा रहेगा और आपको फोर्स करेगा कि आप जाके अगरबत्ती लेके आए या हिट लेके आए। मैं तो अगरबत्ती प्रेफर करता हूँ इनकी। लेकिन एनीवेज ये काफी बड़ा प्लेयर है। उनके प्रोडक्ट्स बहुत हाँ, ये मजाक कर रहा था, लाइटली मत लीजिए, लेकिन बहुत बड़े प्लेयर हैं ये। और इनकी प्रोडक्ट लॉन्चेस पूरे इंडस्ट्री को हिला के रख देती हैं। मिस्टर सेतुपति वाज काइंड इनफ, बड़े आराम से समझा भी रहे थे। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन स्टॉक में थोड़ा एक्शन कम है क्योंकि मार्जिन के ऊपर प्रेशर रहे। कोई व्यू आपका? क्योंकि कंज्यूमर स्टॉक्स में ITC अभी चलिए आज नीचे आ गया सुटी के स्टेक सेल की बात पे, लेकिन HUL ITC ओवरऑल देखा जाए तो करंट है। गोदरेज कंज्यूमर भी ट्रेड है क्या अभी? राजेश आप बताएंगे। अजय जी, सेटअप तो इसका पॉजिटिव है। स्क्वीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हमने पिछले कुछ महीनों में देखे हैं। जिस तरीके से स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, हमें लगता है कि रिकवरी ट्रैक पे ही स्टॉक का प्राइस बिहेवियर है। स्टॉक में
छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखें तो मंथली चार्ट में एक अप स्लोपिंग चैनल में ये स्टॉक ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रखना चाहिए। स्टॉक में जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बने, नेक्स्ट इसका टारगेट पोजिशनली जो बन सकता है वो 1040 1050 की तरफ बनते हुए दिखेगा। स्टॉक थोड़ा स्लो मूवर है तो हमें लगता है थोड़ा टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके काफी स्टडी लग रहे हैं। तो हमें लगता है बाय ही रखना चाहिए। 900 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1050 तक होंगे, लेकिन पोजिशनल टारगेट है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो मूवर है लेकिन आगे सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होंगे और यहाँ पर 939 के लेवल्स खरीदारी के मौके राजेश जी कह रहे हैं। राहुल आपकी तरफ भारतीय एयरटेल पर टेक्निकल चार्ट चेक के लिए आएंगे, लेकिन भारतीय एयरटेल के नतीजे आने वाले नंबर से पहले एक बार उसके एक्सपेक्टेशन समझ लेते हैं, क्योंकि इंडिया मोबाइल बिजनेस में किस तरह की स्थिति दिखेगी, साथ ही फैक्टर्स कौन से प्ले आउट कर रहे हैं, मार्जिन रेवेन्यू ट्रैक्शन के फ्रंट पर क्या कुछ निकल कर आएगा, सौमित हमें बता रहे हैं। सौमित आप बताएं भारतीय एयरटेल के नंबर से उम्मीदें क्या है? भारतीय एयरटेल के अगर नंबर्स आप देखेंगे कंसोलिडेटेड बेसिस पे थोड़े म्यूटेड आ सकते हैं। रेवेन्यू और एबिटा फ्रंट में करीब 4 to 6% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जबकि नेट प्रॉफिट जो है वो फ्लैट रहेगा ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। बट जो इंडिया मोबाइल बिजनेस है, जो कि की बिजनेस सेगमेंट है भारतीय एयरटेल का, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो करीब 2% की है। मोबाइल एबिटा जो है वो करीब 4% से बढ़ सकता है। सब्सक्राइबर बेस करीब 32.95 करोड़ के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है, और जो आरपू नंबर है वो करीब 194 रुपीज़ पर यूजर पर मंथ तक बढ़ सकता है, जो कि 2% हायर है सिक्वेंशियल बेसिस पे। अब इंडिया मोबाइल बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो ग्रो कर रहा है, क्योंकि सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है और आरपू के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, बट जो ग्रोथ है वो स्लोएस्ट होगा पिछले 7 क्वार्टर्स में, क्योंकि Q3 में कोई बड़ा टैरिफ हाइक देखने को नहीं मिला था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स का जो बेनिफिट है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत रेसिडुअल बेनिफिट था लोअर स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस का 3rd क्वार्टर में, और ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज बिजनेस की अगर हम बात करें खासकर, तो उसमें जो रेवेन्यू ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट को वो काफ़ी रोबस्ट है, बट डीटीएच बिजनेस में सिक्वेंशियल बेसिस पे एक फॉल देखने की एक्सपेक्टेशंस है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अफ्रीका बिजनेस, इसके नंबर्स पहले ही रिपोर्ट कर दिए गए थे। Q3 के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे क्योंकि सब्सक्राइबर एडिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था एयरटेल अफ्रीका में। अब रिजल्ट्स के अलावा किन चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी भारतीय एयरटेल के में, उसमें अगर आप देखें तो 5G रोल आउट कैसा रहा है, इनिशियल ट्रेंड्स क्या देखने को मिल रहे हैं रोल आउट से, एडिशन सब्सक्राइबर साइड में कैसे रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंटेंसिटी कैसा रहेगा, और होम ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज बिजनेस में कैसा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और आगे चलते अगला टैरिफ हाइक कब अनाउंस कर सकती है कंपनी, इन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी भारतीय एयरटेल के रिजल्ट से। तो ये तो भारती पर आपका एक एस्टिमेशन है, एक एक्सपेक्टेशन है। क्विकली एक चार्ट चेक कर लेते हैं। बताएं आप राहुल, भारती पर क्या ट्रेड बन रहा है? देखिए, भारतीय एयरटेल में कुछ अभी 3 सेशन के पहले एक लंबी कंसोलिडेशन चल रही थी, जो कि एक रेंज बनी हुई थी, जहां पे स्टॉक कहीं ना कहीं 780 से लेके नीचे की तरफ में अगर देखें तो 750 के लेवल के बीच में ही ट्रेड कर रहा था। अभी 2 सेशन पहले ही स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिखाया और एक बढ़िया कैंडल फॉर्मेशन हुई, जिसको आज ये कैंडल जो है वो थोड़ा सा डाउन साइड आज लेके जा रही है। बट मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं अगर 780 के ऊपर अगर क्लोजिंग रहती है भारतीय एयरटेल के अंदर, तो ये स्टॉक दोबारा से एक अच्छे मूव ऑन दी अपसाइड दिखा सकता है। अपर साइड अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो 50 डेमा है स्टॉक का, जो कि करीबन 793 794 के लेवल्स पे, वो कहीं ना कहीं उसको रेजिस्ट कर रहा है। तो मेरा मानना है कि 780 के ऊपर अगर स्टॉक बना रहता है और 794 या 794 के ऊपर अगर अपने मूव्स दिखाने चालू करते हैं, तो वहां से एक अच्छी चाल आपको भारतीय एयरटेल में आती हुई दिखेगी, जो कि स्टॉक को करीबन 820 से 825 के लेवल्स तक लेके जा सकती है। तो मेरा मानना है कि अगर यहाँ पे अगर कोई ट्रेड अगर खोजने की कोशिश कर रहा हो, तो यहाँ पे 775 के स्टॉप लॉस के साथ में आप खरीदारी कर सकते हैं। ऑन दी अपसाइड टारगेट 815 तो क्लियरली यहाँ पर तेजी की चाल भारतीय एयरटेल में दिखेगी। लेकिन इस बीच अंबुजा सीमेंट के नतीजे हैं, नंबर से पहले एक्सपेक्टेशंस भी थे। एक्सपेक्टेशंस के साथ कंपेयर करते हैं, कंपनी का मुनाफा जो है 253 करोड़ से 370 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। तो क्लियरली मुनाफे के फ्रंट पर करीब 20% की बढ़त का अनुमान था और इसी तरह के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। अनुमान हमने लगाया था 305 करोड़ तक के मुनाफे का, और इस वक्त अगर आप देखें अनुमान से बेहतर कंपनी के मुनाफे के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। रेवेन्यूज 3772 करोड़ से कंपनी की बढ़ी हैं और ये बढ़कर 4212 करोड़ पर आती हुई दिखी है। एक्सपेक्टेशंस ऑलमोस्ट 9% अप मूव का था और इसी तरह से रेवेन्यू के आंकड़े भी बढ़कर आए हैं। मार्जिन्स के फ्रंट पर 13% के मार्जिन्स आने की उम्मीद थी, लेकिन काफी बेहतर है मार्जिन्स भी, करीब 18%, फ्रॉम 16 to 18% कंपनी के मार्जिन्स। ऑन दी
दी फेस ऑफ इट ऑन ऑल फ्रंट नतीजे जो हैं वो काफी बेहतर आए हैं। वॉल्यूम्स और रियलाइजेशंस के फ्रंट पर भी नंबर्स से उम्मीदें ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छी थी, क्योंकि बेहतर डिमांड दिखी है और अच्छी डिमांड के चलते यहाँ पर नतीजे जो है उसमें क्लियर कट रिफ्लेक्शंस भी नजर आ रहे हैं। अजय, अंबुजा सीमेंट नतीजों से पहले ही हम डिस्कस भी कर रहे थे कि स्टॉक जो है वो रेडार पर आ भी चुका है, और अब नंबर्स के बाद क्योंकि नतीजे बिल्कुल अच्छे हैं, अनुमान से भी बेहतर है इनफैक्ट। अच्छा, आपके हिसाब से अनुमान से बेटर है रिजल्ट? ये कंप्लीटली रूल्ड आउट नहीं था, क्योंकि अच्छे नतीजों का अनुमान था और उन अनुमान से भी बेटर। हाँ, ये पॉइंट आपने अच्छा बोला कि एलिवेटेड एक्सपेक्टेशन को बीट कर पाना। लेकिन देखिए, ये एक और बताऊं मैं, इस क्वार्टर अंबुजा सीमेंट रिजल्ट प्ले नहीं है, क्योंकि वैसे ही इतने वैल्यू जोन में आ गया था। 300 रुपए का भाव आ गया था, 350 या 330 पे अदानी जी ने ओपन ऑफर दिया था। तो भाव उतना अट्रैक्टिव हो गया था। और अभी भी आप देख ही रही हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, फंड मैनेजर के बाद आके एक एक करके वो लोग बोल रहे हैं कि साहब वैल्यू दिख रही है। तो ये बियॉन्ड रिजल्ट वाला काउंटर एक हो गया था। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। बीटीएसटी ट्रेड ले लेते हैं, सीधे 7-8 मिनट रह गए। राहुल, आप कौन से स्टॉक्स लेके जाएंगे आज? देखिए अजय जी, मैं डीसीडब्ल्यू पे मेरा फोकस बना हुआ है। डीसीडब्ल्यू कहीं ना कहीं एक केमिकल क्षेत्र की ऐसी कंपनी जो कि हम काफी बार डिस्कस करते हैं, और अभी जो टाटा केमिकल्स या जो अदर स्टॉक्स उसमें डिस्कस हमने करे वहां पे कहीं ना कहीं डीसीडब्ल्यू मेरे को एक अच्छा स्टॉक लगता है। मेरा मानना है कि ये स्टॉक आपको जल्दी 56 से 57 के लेवल्स दिखा सकता है। ऑन द डाउन साइड लिमिटेड है, जो कि 51 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बीटीएसटी ट्रेड आपकी तरफ से डीसीडब्ल्यू में। राहुल, आपके ट्रेड्स क्या है? क्या बैंक्स पे आपकी नजर है? बैंक्स, फाइनेंसर्स, इनफैक्ट फाइनेंस काउंटर्स भी काफी चल रहे हैं। आप इस वक्त 2 बड़े सेक्टर्स देखें तो रियल एस्टेट और फाइनेंस ही है इस वक्त। प्रियंका जी, इंडसइंड बैंक पे नजर है और का स्ट्रक्चर है, हमें लगता है यहाँ पे बीटीएसटी किया जा सकता है। स्टॉक में जो रिकवरी बनी लोअर साइड से, ये नेक्स्ट इसका टारगेट 1170-1180 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो 1115 के स्टॉप लॉस से इंडसइंड बैंक बाय करने की सलाह रहेगी। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो रहेगा एक्शन कंस्ट्रक्शन का, जिसका एनएसई टिकर है एस। ये स्टॉक में काफी सस्टेन्ड अपमूव यहाँ पे बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर है, एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने अपने प्रीवियस मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट आज के सेशन में रजिस्टर किया है 355। अब ये इसके ऊपर अगर ये बना रहा तो नेक्स्ट इसका टारगेट जो बन सकता है वो 385-390 की तरफ बन सकता है। तो तीसरा स्टॉक होगा महिंद्रा सीआई। ये स्टॉक में भी देखें तो 4 दिन के एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद आज के प्राइस एक्शन में वापस ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश है। 416 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट टारगेट हम 440-445 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 409 के आसपास। ठीक है, सो ये आपके कुछ बीटीएसटी ट्रेड्स हैं। चलिए ठीक है, सो बाजार बंद होने में बस सब कुछ मिनट ही रह गए हैं, और इनफैक्ट हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह से एक रिकवरी थी वो आपको बैंक्स में तो खैर अभी भी एक स्ट्रेंथ दिख रही है, थोड़ा सा जरूर ऊपर से इरोड हुआ, लेकिन इस पर रिलायंस इंडस्ट्रीज वो प्लस में जरूर आ गया। हालांकि फ्लैट टू पॉजिटिव ही है, लेकिन रिलायंस अगर थोड़ा सा भी अटेम्प्ट करता है तो एक पुल बैक अच्छा मिल सकता है इंडेक्स पर भी। लेकिन जो एक बड़े इसमें बहुत कमजोरी है। आज सुबह अगर आप देखिए इसका भाव नीचे आ गया, 2330 रुपए था, और ये सुबह हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये गिरता है तो बाजार हैवी हो जाएगा। जब तक ये चलेगा नहीं, बाजार नहीं चलेगा। और ये डेज लो बंद हो रहा है। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि जो 17800 के ऊपर बंद होने की बात हो रही है ना, उसके बाद लॉन्ग बैट्स बुलिश बैट्स आएंगे, वो अभी तक मोमेंटम दिख नहीं रहा है बस। ये अगर ऐसे चलेगा रिलायंस, तो कैसे चलेगा? तो दिक्कत है। अगर ये, और दूसरी बात ये, अगर स्लिप हो जाता है 2300 के नीचे तो ये साइन अच्छा नहीं है। हम सुबह बात भी कर रहे थे, चंदन तेजी के मूड में थे, फिर उन्होंने अपनी स्टांस बदल के कहा 2350 के ऊपर बंद होता है तो मैं लूंगा, 2300 के नीचे मंदी करूंगा। तो लेवल आ गया ऑलमोस्ट। एक बार राहुल से समझ लेते हैं। राहुल, रिलायंस तो बहुत वीक लग रहा है, ये क्या 2100 की तैयारी कर रहा है? अजय जी देखिए, चार्ज लेके तो कुछ ना कुछ संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक और फर्दर डाउन जा सकता है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं ये 2310 2311 के लेवल्स को होल्ड आउट करना चाहिए, पर जो कि नहीं हुआ और फर्दर हमें डाउनसाइड देखने को मिली। इनफैक्ट आज 2300 के लेवल्स टूटे और 2293 का लो बना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर ये यहाँ से अगर अपसाइड क्लोजिंग अगर 2311 के ऊपर मिलती है तब तो जाके ये स्टॉक कल के सत्र में संभल पाएगा। पर अगर ये कंटिन्यूड अगर ये फॉल रहा तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं स्टॉक रिलायंस आपको दोबारा से 2200 के लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है, जो कि थोड़ी सी गंभीर सिचुएशन मार्केट के लिए भी बना देगा। लेकिन इस बीच देखिए सारे सेक्टर्स में आपको चर्न तो दिख रहा है, लेकिन एक स्पेस जो बड़ा क्लियरली बेनिफिशियरी भी था
बजट का, और वो कल से परसों से आप देखें तो मोमेंटम में बना हुआ है। कैपिटल गुड स्पेस, एलएनटी की हमने बात की, आप एबीबी सीमेंट्स की बात करें, बड़ी सेफ बेट्स दिख रही हैं। जिस तरह का बाजार में कल कमिंस का रिजल्ट भी है, कमिंस का रिजल्ट भी है कल, और कमिंस के पेरेंट ने, ग्लोबल पेरेंट ने कल, विच मीन यस्टरडे, कल आज और कल, मतलब कल यस्टरडे, आज हम बात कर रहे हैं, और कल टुमारो उसका रिजल्ट है। मंडे को कमेंट्री दी है और आप कह रहे हैं ग्लोबल वालों ने अपनी कमेंट्री बढ़ाई है, तो पेरेंट ने कमेंट्री बढ़ाई है, और कल हमारी उम्मीद है कि इसमें मामूली मार्जिन प्रेशर आएगा और एबिटा एब्सोल्यूट टर्म में इंप्रूव होगा। लेकिन एक बार बता दें आपको, एबीबी, सीमेंस और कमिंस वगैरह के जो स्टॉक है, उनका जो मोमेंटम है, बिजनेस मोमेंटम बहुत ही जबरदस्त है। चार्ट देख लीजिए कमिंस का लास्ट 6 महीने का, आपको मालूम चल जाएगा। राजेश, बंद करने से पहले जिस हिसाब से एबीबी सीमेंस में करंट है, कमिंस लेके जाए। बिल्कुल अजय जी, देखिए एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक 2-3 महीनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो बाय किया जा सकता है स्टॉक। इवन जिन्हें पोजिशनल बेसिस पे इसको ऐड करना है तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी होगी, अगर कोई छोटी मोटी डिप मिल भी जाती है स्टॉक में। तो यहाँ पे हमारे जो स्टॉप लॉस बने हुए लॉन्ग साइड के ट्रेड को होल्ड रखने के, वो करीब 1370 के आसपास है। जब तक इसके नीचे मंथली क्लोज नहीं आएगा, ट्रेड पॉजिटिव साइड में ही रखना है। ऑन द हायर साइड, जैसे स्टॉक में 1500-1520 के लेवल क्रॉस होंगे, स्टॉक एक नए जोन में बढ़ता हुआ दिखेगा। फिर हमें लगता है कि इसके आगे आने वाले दिनों में जो टारगेट बनेंगे वो 1650-1700 तक भी आते हुए दिखेंगे। तो एक अच्छी सस्टेन्ड अप ट्रेंड में ये स्टॉक बना हुआ है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। पोजिशनल टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 1550 से 1600 तक इसमें आते हुए दिख सकते। ठीक है, ऊपर के लेवल्स आप देखते हैं कमेंट्स पर, ठीक है। लेकिन इस बीच आप बाजार में देखें तो अब जो मूव था, आपको आज सुबह ही ओपनिंग ट्रेड में जो साइंस दिख रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ डिफेंसिव बेट्स या फिर एक रीबाउंड था, डॉक्टर रेड्डीज हो, डिविस लैब हो, उनमें एक रीबाउंड की बात होती है। इनफैक्ट आप टॉप गेनर्स में देखें तो इस वक्त आपको डॉक्टर रेड्डीज दिख भी रहा है, और अदर देन दैट आपको कुछ बैंक्स दिख रहे हैं, फाइनेंस काउंटर्स दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं। इंडसइंड बैंक पे अभी कॉल राजेश ने भी दी, कोटक महिंद्रा बैंक भी 1.5% तेज है, एमपीसी से पहले बैंक्स तेज है, फाइनेंस काउंटर्स तेज है, रियल एस्टेट स्पेस तेज है। ये तो ब्रॉड एक्शन है, ये तो बुलेट पॉइंट्स में एक्शन है। लेकिन एक्चुअली पूरा मार्केट ट्रैप एक बार मानसिक के साथ समझते हैं कि कहां आज दिन भर में एक्शन देखने को मिला। बिल्कुल, तो आज दिन भर एक रेंज में कामकाज करने के बाद बाजार ने आखिरी घंटों में रिकवरी भी अटेम्प्ट की, और चुनिंदा स्टॉक्स की अगर बात करें, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स बाजार में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आए। ऑफ कोर्स आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से ठीक एक दिन पहले वॉलेटाइल एक्शन था, और ये एक्शन बिल्कुल लाजमी भी है। लेकिन सिलेक्ट स्टॉक्स, अडानी ग्रुप की ही अगर बात करें और वहां से शुरुआत करें, अच्छी रिकवरी वहां पर देखने को मिली। जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी विल्मर, अडानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन, और इस वक्त क्लोजिंग भी आप देखेंगे करीब 2% तक की तेजी अडानी पोर्ट्स जैसे काउंटर में नजर आ रही है, और साथ ही विल्मर 5% के अपर सर्किट के साथ। इनफैक्ट अडानी ट्रांसमिशन जैसे स्टॉक्स की सर्किट लिमिट को भी बदला गया, जिसे 10% से 5% करना पड़ा, और वहां पर भी एक्शन देखने को मिला। पेटीएम में एक्शन काफी अच्छा रहा, क्योंकि मैनेजमेंट की पॉजिटिव कमेंट आती हुई दिखी, आउटलुक प्रॉफिट पर काफी अच्छा था, और इस पॉजिटिव कमेंट्स के बाद ब्रोकरेजेस भी बुलिश होना शुरू हुई, और उसका एक इंपैक्ट ऑलमोस्ट 6% के अप मूव्स के साथ पेटीएम में 589 के लेवल्स पर आप देख रहे हैं। इस वक्त कामकाज क्लोज होता हुआ नजर आएगा। वहीं वरुण बेवरेजेस, अनदर स्टॉक, मैनेजमेंट की पॉजिटिव कमेंट्री, पॉजिटिव न्यूज फ्लोज, और उसका एक असर बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आती हुई दिखी। लेकिन इन तीनों के विपरीत टाटा स्टील के स्टॉक में डाउन ट्रेंड गिरावट जो है वो सबसे ज्यादा हावी होती रही, क्योंकि काफी ज्यादा कमजोर नतीजे हैं, और इस कमजोर नतीजों का असर है ऑलमोस्ट 5 से 6% के डाउन ट्रेंड टाटा स्टील के स्टॉक में देखने को मिले। निफ्टी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन या बाजार को सपोर्ट कोटक बैंक से मिलता रहा। फिच की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई जिसका ये कहना था कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स जो है इंडिया के, उस पर कन्विक्शन काफी अच्छा है, और स्थिति जो है बैंक्स, फाइनेंशियल्स और इकोनॉमी की बेहतर है। उसके ठीक बाद बैंकिंग प्लेज ने काफी अच्छा मोमेंटम पकड़ा, और वहां से काफी हद तक सपोर्ट्स मिले, चाहे फिर मिड कैप बैंकिंग प्लेज हो या फिर हैवी वेट्स हो, हर तरफ से अच्छा एक्शन देखने को मिला। बजाज फाइनेंस यानी कि एनबीएफसीज में भी अच्छा एक्शन दिखा, और वहां पर भी तेजी के साथ ही कामकाज हमने पूरे दिन देखा। एलएनटी के स्टॉक में भी हरे निशान के साथ क्लोजिंग आप देख पाएंगे, और इसी लिस्ट में डॉक्टर रेड्डीज, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स भी शामिल हैं। बिकवाली, आईटीसी, इन्फोसिस, एचयूएल, हिंडाल्को और मारुति जैसे काउंटर्स फॉर अ चेंज आईटी सेक्टर आज परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। वहीं हमने देखा कि श्री सीमेंट के स्टॉक में नतीजों से ठीक पहले कॉशियस आउटलुक है। थोड़ी देर पहले अंबुजा सीमेंट के नतीजे आए, नतीजे काफी अच्छे हैं, जिसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। वहीं एस्कॉर्ट्स, कमिन,
कमिंस और साथ ही पिरामल एंटरप्राइजेस कल अपने नतीजे पेश करेंगे, तो इन स्टॉक्स पर कल आपको नजर रखनी होगी। और कल सबसे बड़ा इवेंट आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी एंटिसिपेशन है 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी का, लेकिन ना इस पॉलिसी से ठीक पहले और पॉलिसी के ठीक बाद भी मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ हम आपको जोड़ेंगे और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। चलिए क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेट रहे हैं, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।